अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केमिस्ट्री शुरू की है, ग्रेड 11 केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है और अभी हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 2 पेजेस है। सो अगर आप लोग इन केस इस चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, किस चीज़ के हवाले से है, स्पेशली सारे के सारे आप लोग बोलेंगे एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से है, आयनाइजेशन एनर्जी है, शेल्स सब शेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रेंड है वो क्या होता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से या एटम को समझने के हवाले से। लेकिन जो सबसे पहला आप लोगों की बुक में इस वाले चैप्टर के अंदर टॉपिक डिस्कस किया है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। काफ़ी सारे मॉडल्स आप लोग सुनते आ रहे हैं, आपने पढ़ा है बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसके साथ साथ डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो हमने थोड़ी देर के लिए उन सारे मॉडल्स के हवाले से डिस्कशन करनी है और फिर इसके बाद हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो टेक्निकली इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ जो है ये समझाऊंगा, पेज नंबर 15 पे जो है, और इसके साथ साथ ये पैराग्राफ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो पहला पैराग्राफ है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, जब मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा तो समझे कि मैं तकरीबन 20,000 साल की जो बातें हैं ना, तकरीबन आप समझे कि वो कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। मतलब कि एटम की डिस्कवरी में तकरीबन आप समझे कि 400, 500, 5th सेंचुरी से लेकर 21वीं सेंचुरी तक आप बोले कि क्या चेंजेस आ गए हैं। सो आप समझे कि हमने एक बहुत बड़े समंदर को उठा के एक छोटे से कप के अंदर बंद करना है, एक छोटे से लेक्चर के अंदर बंद करना है। सो गौर से आप लोग सुनेंगे, मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। सो हमारा चैप्टर कौन सा होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये लेक्चर नंबर 1 होगा। पहला टॉपिक हमने पढ़ना है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स कैसे डेवलप हो गई एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। सो कहानी शुरू होती है डेमोक्रिटस से। आप लोगों का जो मैंने पिछले चैप्टर नंबर 1 में जो लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे वो एक्सक्लूडेड है। मैं स्टोरी ही उधर से शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि एटम के डिस्कवरी में या आप बोले कि एटम के हवाले से जो आइडिया दिया था वो सबसे पहले हमें किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 आप लोग मेरा देख ले, वो यहाँ पर मौजूद है। डेमोक्रिटस आप सबको पता है, पिछले लेक्चर के मुताबिक वो एक ग्रीक फिलासफर था। इन्होंने हमें एटम के हवाले से जो आइडिया दिया था, इन्होंने एटम देखा नहीं था, इन्होंने एटम पे कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं परफॉर्म किया था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो आइडिया है वो ये है कि अगर ये मेरे पास एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, इस लार्ज ऑब्जेक्ट को मैं मुसलसल डिवाइड करता रहूं, तो इन्होंने कहा कि ये एक लार्ज ऑब्जेक्ट एक टाइम आ जाएगा कि इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा कि हम इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। सो इसका मतलब हो गया कि इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटमॉस बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 देख ले, ये हमें किसने बताया था? 500 BCE में, आप लोग बोलेंगे 5th सेंचुरी में डेमोक्रिटस ने बताया था, जो कि एक ग्रीक फिलासफर है। अब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया, तभी मैंने लिखा है कि ग्रीक फिलोसफर वर ऑफ द व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। These earlier ideas were mere ideas and there was no way to test them experimentally. ये लोगों ने हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था, बस सिर्फ और सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कि थॉट एक्सपेरिमेंट में यही था कि एक एप्पल उठाए, उसको कट कर दे, फिर दोबारा कट कर दे, फिर कट कर दे, फिर कट कर दे, फिर कट कर दे। एक टाइम आ जाएगा कि वो अनकटेबल होगा, और अगर वो अनकटेबल होगा तो उस अनकटेबल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस बोलेंगे, या उसको हम एटम बोलेंगे। सो पहली बात तो ये है कि डेमोक्रिटस ने हमें एटम के हवाले से एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था।
टाइम गुजरता गया, बहुत टाइम गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया। हम अभी अभी पहुंच गए जॉन डाल्टन के पास, जो एटम के प्रेजेंस के हवाले से आप समझे कि सॉलिड और एक्सपेरिमेंटल आइडिया जो हमने दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। मे भी आप लोग 9th-10th में जॉन डाल्टन का जो मॉडल है, एटम का मॉडल, वो पढ़ चुके हैं। जॉन डाल्टन के बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। फर्म साइंटिफिक बेसिस मैंने इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि लाइक आप समझे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि इन्होंने अपनी बुक लिखी और उस बुक के अंदर इन्होंने मैटर के बारे में और एटम के बारे में बहुत सारी बातें की। इवन मैटर के कंपोजिशन के बारे में भी बताया, इवन मैटर रिएक्ट कैसे करते हैं वो भी हमें इन्होंने आइडिया दिया था काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से जॉन डाल्टन ने। सो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला थॉट एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर जो इन्होंने आइडिया दिया है आप समझे कि ये अब कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंटल बात कर रहा है। जॉन डाल्टन हमें बहुत सारी बातों में से एक बात ये बता रहा है कि एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन बिल्कुल वाकई वो जो डेमोक्रेटस वाली बात है ना वही बता रहा है कि एटम वाकई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये बोलता है कि एटम सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड बॉल होता है। एक सॉलिड स्टेट में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, इनको डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन ने और भी हमें बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये जो लैपटॉप बना है ये अलग एटम से बना है, जो सिल्वर बना है वो अलग एटम से बना है, हर चीज़ इन्होंने कहा वो अलग अलग एटम से बना होता है। मेन और इम्पॉर्टेंट आइडिया जो जॉन डाल्टन का हमने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से पिक करना है, वो कौन सा है? वो ये है कि अकॉर्डिंग टू हिम मैटर इज़ मेड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल। उनके मुताबिक एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल है। अब ये वाला जो आइडिया है उनका काफ़ी अरसे तक चलता रहा, 60, 70, 80, 100 साल तक आप समझे कि चलता रहा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बात उनकी सही हो। ये बात उनकी कुछ अरसे बाद गलत साबित हो गई। कैसे गलत साबित हो गई? जब हम जे थॉमसन या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। जॉन डाल्टन ने ये बात तो बताई है कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर पाए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप लोग बोलेंगे कि काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर दिए थे। इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का जो मेन पर्पस था ना, या आप समझे इनका जो मेन गोल था, वो किस चीज़ की डिस्कवरी थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। आप समझे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमने क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कस कर दिए। अब मसला क्या हो गया? जॉन डाल्टन हमें क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि जो एटम होता है वो तो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, उसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने क्या साबित कर दिया? हमने यहाँ पर साबित कर दिया कि नहीं, एटम को तो डिवाइड कर सकते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना है। वैसे जे थॉमसन ने आप लोग बोलेंगे कि इसमें क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। सो वो वाली बात उनकी गलत हो गई। इसका मतलब हो गया कि हम जॉन डाल्टन वाले जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, उसको फॉलो नहीं कर सकते। उनके अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये बताया है कि आप एटम को डिवाइड कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि the finding from the discharge tube experiment showed that atoms are not simple solid sphere। छोटे छोटे पार्टिकल नहीं है but are made of smaller particle, बल्कि एटम तो खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम उसको बोलते हैं। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हो गए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस कम करने के लिए ये किया है। जे थॉमसन ने यहाँ पर क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। अब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर किया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जॉन डाल्टन तो फिर भी एटम के बारे में बता रहा है। अब जे थॉमसन क्या बोलेगा? जे थॉमसन बोलता है कि एटम
उनके मुताबिक छोटे छोटे पार्टिकल नहीं है, उनको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, या अब बोले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये ऐसे एक दूसरे के पास एक सूप के फॉर्म में क्या होते हैं, मर्ज होके अरेंज हो गए होते हैं। वो क्या बता रहा है, वो बोल रहा है कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए तो अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो ऐसे सूप के फॉर्म में क्या होते हैं, मर्ज हो गए होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या हो गए होते हैं, मिक्स हो गए होते हैं। समहाउ आप समझे उसने एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब इनकी ये वाली बात क्या सही है या गलत है, इसका पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने, आप लोग बोलेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर दिए। रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, आप लोगों की बुक में ये वाला सेंटेंस वैसे नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। रदरफोर्ड ने, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट आयरन जो एटम्स है या आयरन का जो फॉइल है वो अपने सामने रखा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। उससे यहाँ पर इन्होंने कुछ पार्टिकल्स जो है आप समझे पास कर दिए। ठीक है, यहाँ से वो कैथोड रेज जो है वो पास कर रहा है, या कुछ पार्टिकल्स यहाँ से पास कर रहा है। वो यहाँ से पास कर रहा है तो वो डिस्कवरी क्या करता है, वो बोलता है कि जे थॉमसन ने तो बोला कि एटम जो है वो एक सूप सॉलिड और नेगेटिव से बना होता है, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ऐसा नहीं है। मेरे मुताबिक एटम के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और बाकी सारे का सारा जो एटम है वो क्या है, वो खाली स्पेस है। सो वो ये स्ट्रक्चर बता रहा था जे थॉमसन, और रदरफोर्ड आप लोग देख ले ये स्ट्रक्चर बता रहा है। ये रदरफोर्ड बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मौजूद है और जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ मौजूद है। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस है। क्या लिखा है मैंने, द मेजॉरिटी ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये देख ले खाली स्पेस है। He concluded that most of atom mass and its positive charge is concentrated in small central nucleus. पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता रहा है, असल में प्रोटॉन के बारे में बता रहा है कि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। He also concluded that the electron orbit around this nucleus much like planet around the sun. अब ये क्या बोल रहा है रदरफोर्ड अपने मॉडल में, रदरफोर्ड अपने मॉडल में बोल रहा है कि नहीं, सूप लाइक नहीं है अरेंजमेंट, बल्कि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मौजूद है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चूँकि काफ़ी सारा स्टफ़ हम पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि समंदर को कप के अंदर बंद करना है, तो क्विक में 1 मिनट में ये रिवाइज कर देता हूँ। अभी आप लोग देख ले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है, वो है डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक मॉडल्स को समझना। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को हम समझ लेते हैं कि एटॉमिक मॉडल जो है वो किस किस ने कैसे प्रेजेंट किए थे एंड सो ऑन। मैंने बात बहुत पीछे से शुरू कर दी है। मैंने बोला कि ग्रीक फिलासफर्स का ये आइडिया था, स्पेशली डेमोक्रिटस का, कि जो ये प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद है या यूनिवर्स में जितनी भी मौजूद है चीज़ें, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस बोलते हैं। अब डेमोक्रिटस ने, मैंने बोला कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था, वो सिर्फ और सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने हमें एटम के हवाले से क्या कर दिया, आइडिया दिया। जॉन डाल्टन ने एक फॉर्म आइडिया दिया, मीन के उसने साइंटिफिक बेसिस की बुनियाद पर एक बात की, और बात यही की कि हाँ वाकई मैटर जो है वो किस चीज़ से बना होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। उसने हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से दिखाया, बाद में हमें कुछ और लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स की मदद से दिखाया कि हाँ वाकई मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो एटम से बना है। लेकिन जॉन डाल्टन ने जो बात की ना, वो ये की कि ये जो एटम है ये इनडिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि एटम को आप मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं डिवाइड कर सकते, ये खुद छोटा सा पार्ट है। ये बात जब उन्होंने की, टाइम गुजरता गया, काफ़ी अरसे ये बात सही लगी, लेकिन कुछ अरसे बाद क्या हुआ, जे थॉमसन ने और लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर दिए। और जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर दिए।
अब ये बोल रहा है, जॉन डाल्टन बोल रहा है कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जे थॉमसन बोल रहा है कि नहीं, उसमें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गई, उसमें तो और चीज़ें भी आ गई। क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और समथिंग आ गई, तो जे थॉमसन के मुताबिक ये चीज़ें अरेंज कैसी है। तो इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस है, उस टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं थे डिस्कवर, ये जो पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पर समहाउ एक सूप के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिक्स होके क्या होते हैं, अरेंज हो गए होते हैं। ये कौन बोल रहा है, जे थॉमसन बोल रहा है। अब रदरफोर्ड ने इसका पता लगाने के लिए कि क्या एटम जे थॉमसन वाले आइडिया के मुताबिक वाकई ऐसे मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव से बना होता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एटम से आप समझे कुछ पार्टिकल्स पास कर दिए, और पार्टिकल्स पास करने के बाद आप लोग बोलेंगे कि रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जे थॉमसन वाली बात सही नहीं है, ऐसे सूप के फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है, बल्कि अगर एटम को देखा जाए तो एटम का जो मैक्सिमम एरिया है वो क्या है, वो खाली स्पेस है। ये वाला आप लोग देख लीजिए, खाली स्पेस है। एटम के अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये वाला आप लोग देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और रदरफोर्ड बोल रहा है कि एटम के आउटसाइड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर अंदर की तरफ मौजूद है। मैंने बोला भी है कि एटम, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, मेजॉरिटी ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, and he concluded that most of atom mass and its positive charge is concentrated in nucleus. Positive charge अंदर की तरफ है। He also concluded that electrons orbit around this nucleus much like planet around sun, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या हो रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमें किसने आइडिया दिया, ये हमें रदरफोर्ड ने आइडिया दिया। अब यहाँ पर एक मसला क्रिएट हो गया, और वो मसला ये था कि सपोज करते हैं फॉर वाइल आप ये बात तो कर लेते हैं कि इनसाइड ऑफ द एटम पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अराउंड आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये था, अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स और अकॉर्डिंग टू साइंस, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, और एक टाइम आ जाएगा कि एमिट करते करते आप लोग बोले कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि रदरफोर्ड क्या कर रहा है, वो इस एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। उसने तो सिंपल और ये बात की ना कि पॉजिटिव अंदर मौजूद है और नेगेटिव क्या हो रहे हैं, वो बाहर की तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम आ जाएगा इनके पास एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। आप समझे कि एटम को तो फिर सेकंड्स के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, एटम स्टेबल कैसे है, वो स्टेबिलिटी कैसे रखता है, ये बात नहीं सही हो सकती कि वो रिवॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये बात। इसका पता लगाने के लिए हमें एक और मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, और उस मॉडल को हम बोलते हैं नील बोर मॉडल। जो नील बोर मॉडल है वो क्या डिस्कस कर रहा है, वो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो थोड़े से मसले थे ना, स्पेशली एटम के स्टेबिलिटी के हवाले से, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नील बोहर के हवाले से मैंने लिखा है कि ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। एक इनका रोल ये था कि क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का आइडिया दिया। कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इन्होंने ऑर्बिट्स का जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है वो भी फाइंड आउट किया। डरना नहीं है, मैं समझाता हूँ। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ईच शेल, ये भी डिस्कवर कर दिया या डिस्कस कर दिया। एंड एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब बोले कि नील बोहर ने तकरीबन ये 4 बातें आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। अब रदरफोर्ड क्या बोल रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि
अगर पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ आराम से बैठे हैं और नेगेटिव चार्जेस रिवॉल्व हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज के पास एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए और उनको अंदर की तरफ क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए, एटम को ख़त्म होना चाहिए। ये रदरफोर्ड मॉडल का आप समझे ड्रॉबैक है कि वो एटम की स्टेबिलिटी के हवाले से नहीं बताता। नील बोर क्या बताता है, ये उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नील बोर बोल रहा है कि वाकई जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ मौजूद है यहाँ पर न्यूक्लियस में, और वाकई जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड की तरफ क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, या आप बोले कि शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोगों को एक शेल नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को दूसरा शेल नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को तीसरा शेल नज़र आ रहा है। तो बोहर बोल रहा है कि इस हर एक शेल का अपना एक एनर्जी लेवल है, और इसी एनर्जी लेवल के अंदर क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना वो एनर्जी डिलीट करता है, जब वो इस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल या स्पेसिफिक शेल के अंदर होता है। ये उनकी पहली बात हो गई ये वाली। तो चलो उस बात से तो जान छूट गई है कि लाइक वो उसमें गिर जाएगा। इवन उसने ये भी किया कि जो नील बोहर है, इवन उसने ये भी किया कि रेडियस को फाइंड आउट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में होंगे पहले वाले, या दूसरे शेल में होंगे या तीसरे शेल में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस क्या होता है। सपोज़ करते हैं फॉर अ वाइल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इनका डिस्टेंस क्या है, सपोज़ करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इनका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस क्या है, या यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस क्या है। इसका मतलब रेडियस फाइंड आउट किया। तो दूसरा उनका काम था, हमें फार्मूला दिया, और फार्मूला दे के उसने कहा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। नील बोहर ने, आप लोग डिस्कस करेंगे, जो तीसरा काम किया था वो एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद ईच सेल। उसने हमें ये भी फार्मूला दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में हो तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, सेकंड शेल में हो तो एनर्जी लेवल क्या होगा, थर्ड शेल में हो तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। उसका भी हमें फार्मूला दे दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एनर्जी लेवल में होगा तो इसमें होगा, इस एनर्जी लेवल में होगा तो ये उनका एनर्जी लेवल हो सकता है। फार्मूला वो हमें दे रहा है। एक बात जो नील बोहर की आप लोगों के माइंड में आ रही होगी वो ये है, नील बोहर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब क्वांटाइज्ड इस शेल में मौजूद हो तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना रिलीज़ करते हैं, लेकिन अगर ये एनर्जी कहीं बाहर से रिलीज़ कर दे तो ये क्या करेंगे, ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं। और अगर ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो ये क्या करेंगे, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं। सो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इन पार्ट्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जंप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये उनका क्या है, तीसरा मॉडल का पॉइंट है। फोर्थ जो पॉइंट है, एक्सप्लेन्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम अपने पास सामने रखते हैं और उससे हम लाइट पास कर रहे होते हैं, ये वाला जो लाइट होता है जिसको आप लोग वाइट, ये क्या नाम बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। अब आप लोग देखें ना कि जो विजिबल लाइट होता है वो 7 कलर से बना होता है। कितने कलर से बनता है, 7 कलर से बनता है। जब विजिबल लाइट को हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से पास करते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब कि जिस तरह वो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है वो हमें मिलता है। लेकिन मसला ये है कि वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम नहीं होता,
सम आप लोग समझे कि इसमें रेडिएशंस मिसिंग होते हैं। नील बोहर ने क्या किया, यही जो एमिशन स्पेक्ट्रम है कि आप हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन एटम से आप विजिबल लाइट पास करते हैं और जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो हमें दिया और साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये स्पेक्ट्रम जो है ये ऐसे एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ। तो ये नील बोहर के क्या है पॉइंट्स है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक शेल्स के अंदर रिवॉल्व हो रहे होते हैं। बाकायदा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला भी बताया। इलेक्ट्रॉन का हर शेल के अंदर क्या एनर्जी लेवल होगा वो भी हमें बता दिया। इसी के साथ साथ उसने हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम आता है, जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन नील बोहर एटॉमिक मॉडल में भी थोड़े से मसले आ गए। कब मसले आ गए, जब स्पेशली हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रॉपरली करना शुरू कर गए, या आप समझे कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम करना शुरू हो गए, तो हमें नील बोहर मॉडल में भी कुछ मसले नज़र आ गए। कैसे मसले नज़र आ गए, मैंने लिखा है कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री रिवील्ड मोर डिटेल स्पेक्ट्रा शोविंग स्प्लिटिंग इन द स्पेक्ट्रल लाइंस। मैंने आप लोगों को अभी बोला ना कि नील बोहर मॉडल के मुताबिक हम जो हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देख ले, यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये मैंने हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं, इससे हम पास कर देते हैं विजिबल लाइट, जस्ट लाइक जो आप लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में करते हैं। विजिबल लाइट यहाँ से हम पास करते हैं, यहाँ एक स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम आप लोग देख रहे हैं, बाकायदा इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नील बोहर ने ये किया था। लेकिन जब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक में हमने एडवांसमेंट की, लाइक अच्छे हमने तरीक़े बनाए, सो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ने क्या किया, उसने ये वाले जो स्पेक्ट्रम है ना, जो एमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पर आ रहा है, ये और भी डिटेल में हमें दिखा दिया, और भी डिटेल में ये नज़र आया जो कि नील बोहर को नज़र नहीं आया था। अब इसके अंदर क्या है, ये जो आप लोगों को लाइंस नज़र आ रहे हैं, इनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर कुछ और पोर्शंस जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, कुछ और पोर्शंस हमें नज़र आना शुरू हो गई। कब नज़र आना शुरू हो गई, जब हमने ये स्पेक्ट्रम आइसोलेट करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज करते हैं कि बोहर जो ये प्रोसेस करता था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ने यूज़ करता था, लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम क्या करते हैं, ये स्पेक्ट्रम बना रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे होते हैं, वो भी यूटिलाइज करते हैं, जिससे ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर इनकेस स्पेक्ट्रम के अंदर चेंज आता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और अगर इस स्पेक्ट्रम को हम चेंज करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जो स्टार्क इफेक्ट है और जीमन इफेक्ट है, आप लोग बोलेंगे कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, जो हाइड्रोजन का बनता है, उसमें चेंज आने को बोलते हैं, इस फील्ड की वजह से और इस फील्ड की वजह से। ये दोनों के दोनों स्टार्क और जीमन इफेक्ट नील बोहर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उनका मॉडल इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो इसका मतलब हो गया कि नील बोहर मॉडल भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और की तरफ जाना पड़ेगा। सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ने आप समझे कि नील बोहर मॉडल में थोड़ा सा मसला निकाला। आसान अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है उससे हमें पता चलता है कि नील बोहर मॉडल जो है वो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्टार्क इफेक्ट वो होता है जब हम स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जीमन इफेक्ट वो होता है जब हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ये बातें तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दी। अच्छा, लेकिन एक और मसला भी आ गया। मसले तो खैर हमेशा आते रहते हैं। मसला हमारे सामने तब आ गया जब हाइजेनबर्ग ने क्या किया, अपनी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो प्रेजेंट कर दिया। हाइजेनबर्ग के हवाले से आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है, और इसके हवाले से भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स का एक आइडिया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है?
लिखा है कि वर्नर हाइजेनबर्ग इंट्रोड्यूस द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने, जाहिर सी बात है सबको पता है, ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इट इज़ फंडामेंटली इम्पॉसिबल टू सिमल्टेनियसली नो बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो नील बोहर है वो क्या बता रहा था कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अंदर न्यूक्लियस की तरफ मौजूद है, और यहाँ पर आप लोगों को अराउंड क्या नज़र आ रहा है? ये एक शेल नज़र आ रहा है। इस शेल के अंदर आप लोग देख ले कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व मीन कि ये यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि थोड़ी देर पहले जो नील बोहर है उसने इवन रेडियस भी फाइंड आउट किया था इस एटम का, कि इस इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ये भी फाइंड आउट किया था। मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि हमें नील बोहर ने इवन इस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया है कि इसका स्पीड क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, और साथ में मैंने आप लोगों को बताया एनर्जी का भी उसने हमें बताया है कि इसका एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा। ये आइडिया हमें किसने दिए है? ये हमें नील बोहर ने दिया है। हाइजेनबर्ग बोलता है कि आप किसी चीज़ का जो कि स्पेशली यहाँ पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, आप इसका एक एट अ टाइम आप इसका पोजीशन और वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते। आप ये पता नहीं लगा सकते इस इलेक्ट्रॉन का स्पेशली कि इसका ये पोजीशन है और साथ में ये वेलोसिटी है या ये इनका स्पीड है, ये आप पता नहीं लगा सकते। इस वजह से नहीं लगा सकते, हाइजेनबर्ग बोलता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट का इस पे फॉल होना होगा। ठीक है, लाइट इस पे क्या करेगा? फॉल करेगा। जैसे ही इसके ऊपर लाइट नहीं फॉल करेगा तो फिर ये आपको नज़र नहीं आएगा। आप इसको कैसे देखेंगे मुझे बताओ? देखना है तो इसके ऊपर क्या फॉल करेगा? लाइट फॉल करेगा। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करेगा तो मुझे ये बताओ कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सो ये इस एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाएगा। तो अगर इन केस ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो आप इसका पोजीशन कैसे पता लगाते हैं? सो उसने कहा कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन और वेलोसिटी है ये एक टाइम पे आप नहीं पता लगा सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी वजह से जो ये क्लासिकल मॉडल्स ऑलमोस्ट चल रहे थे ना, मजबूरन आहिस्ता आहिस्ता इसको चेंज करना हमें पड़ा। हम अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से, दैट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। असल में ये आसान है, ये काफ़ी आसान है, इसमें इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को। सो इस वजह से मैं ये क्विक 1 मिनट में डिस्कस करूँगा। ये मैंने 2 तरीक़ों से लिखा है, टेबल के फॉर्म में भी और नोट्स के फॉर्म में भी। जो आप लोगों के लिए आसान है वही आपकी मर्ज़ी है। सो वही आसान सी बातें हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सबको पता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, कितना चार्ज होता है। और आप लोग बोलते हैं कि ये जो चार्ज है अगर हम प्रोटॉन के साथ कंपेयर कर ले तो वो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इतना मास होता है, और प्रोटॉन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होता है। किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इसका बिहेवियर क्या है? चूँकि इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होता है। सबको पता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है। प्रोटॉन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इतना कॉलम्स उस पे चार्ज होगा, प्लस पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन से ये 1836 टाइम्स हेवी होता है, काफ़ी ज़्यादा उससे हेवी होता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इस बात पे डिबेट आप लोग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा। सो अब जिसने डिस्कवर किया था वो आपको अपने टीचर्स जो है वो बता देंगे। इस पर अक्सर नाम इधर उधर हो जाता है। और चूँकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा नेगेटिव पोल की तरफ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है। फिर न्यूट्रॉन आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसका जो वेट है आप समझे मास सबसे ज़्यादा है, वेट नहीं मास सबसे ज़्यादा होता है, इसका हेवियर है।
और जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर उधर नहीं होता। ये सारी जो बातें हैं ना, मैंने इस वजह से जल्दी जल्दी समझाई है क्योंकि सारी बातें मैंने सब इधर समराइज़ की है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इतना, इसका मास केजी में इतना होता है और ये पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था और इसका वेट प्रोटॉन से कम होता है, लाइटेस्ट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है इतना, मास इसका केजी में इतना होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रल है तो ये कहीं भी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर उधर होता। और आप लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा, ये हेवीएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है। 0 मैंने लिखा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये वाला लाइन मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो आसान है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो आप लोग ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि आप लोगों को कुछ समझ आई है या नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।